मेरे वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सीजन 3 एपिसोड नंबर 7। एपिसोड के शुरुआत में हमें स्कॉर्डेंजियस की कैट थ्योरी एनिमेशन से समझाई जाती है, जिसे समझाने वाला और कोई नहीं एच.जी. थैनोस का यंगर वर्जन है। यहाँ पर हम स्कॉर्डेंजियस कैट थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्कॉर्डेंजियस कैट थ्योरी फॉर्म करता है क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी के बेसिस को। एरविन स्कॉर्डेंजियर ने एक्सट्रीमली थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्ट किया था इन 1935। उन्होंने एक बॉक्स के अंदर कैट, पॉइजन का वाइल, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और गाइगर काउंटर और हैमर रखा। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता है तो गाइगर काउंटर ट्रिगर करता है हैमर को और हैमर तोड़ देता है पॉइजन के वाइल को। उसकी वजह से बॉक्स के अंदर कैट की मौत हो जाती है। पर यहाँ पर एक कंडीशन है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये कहता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कैन बी डिसइंटीग्रेट और कैन बी इंटैक्ट। मतलब यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा गया है वो डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है और इंटैक्ट भी रह सकता है, और दोनों ही कंडीशन में हमें अलग अलग आउटकम्स मिलेंगे। अगर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता है तो गाइगर काउंटर हैमर को ट्रिगर करेगा और हैमर फ्लास्क को तोड़ देगा, जिसके अंदर के पॉइजन की वजह से कैट मर जाएगी। पर यहाँ पर अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंटैक्ट रहा तो गाइगर काउंटर हैमर को ट्रिगर नहीं करेगा और कैट अलाइव रहेगी। तो यहाँ पर अनटिल एंड अनलेस हम जब तक बॉक्स खोल के नहीं देखते तब तक हमें पता नहीं चलता है कि कैट मरी है या फिर जिंदा है। तो बेसिकली वी कैन नेवर बी श्योर दैट द कैट इज डेड और अलाइव अनटिल एंड अनलेस वी ओपन द बॉक्स एंड चेक इट आउट। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैट इज बोथ डेड एंड अलाइव। अगर हम शो की बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट जैसे ही लाइफ मार्था और जोनस की है। सीजन 2 के एंड में जब जोनस को मार्था बचाने आती है, वहां पर मार्था पहले से ही डेड होती है और वहीं पर वो जिंदा भी है, तो उसे हम कह सकते हैं कि मार्था इज बोथ डेड एंड अलाइव। यही कॉन्सेप्ट जोनस पे भी लागू होता है। दूसरे वर्ल्ड में मार्था जोनस को मार देती है, पर जोनस उसके वर्ल्ड में तभी भी जिंदा है। यही चीज हमें यहाँ पर समझाई गई है। डार्क के इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है एच.जी. थैनोस का क्लॉक शॉप, जहां पर टाइमलाइन है 1974 की। आपको बता दूं कि ये टाइमलाइन कभी भी पहले नहीं दिखाई गई थी, जहां पर एच.जी. थैनोस अपने किसी मशीन पे काम कर रहा है और उसके बाद हमें उसके बेटे, बहू और ग्रैंड डॉटर की कब्र दिखाई जाती है। उनकी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी 8 नवंबर 1971 में। मतलब हमें जो टाइमलाइन दिखाया गया है तब तक 3 साल गुजर चुके हैं। फिर हमें वही बंकर दिखाया जाता है जो कि हमें हर एक सीजन में दिखाया गया था, पर इस बंकर में एक चेंज है। ये बंकर थोड़ा अलग तरीके से खुलता है। इसका जो डोर मैकेनिज्म है वो अलग है। इस वजह से इस बंकर के ऊपर क्वेश्चंस है कि ये वही बंकर है या नहीं, हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें फर्स्ट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइमलाइन है 2021 का, जहाँ पर नोवा और एलिजाबेथ एक साल से उस केव को खोद रहे थे और फाइनली उन्हें उसका दरवाजा मिलता है। फिर हमें उसी वर्ल्ड में 1890 का सीन दिखाया जाता है जहां पर जोनस टाइम मशीन को 2 साल से बनाने की कोशिश कर रहा है, पर हमें पता ही है कि टाइम मशीन 1921 से पहले बनने वाली है नहीं। फिर हमें उसी टाइमलाइन में जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर सिल्जा 2053 से टाइम ट्रैवल करके वहां आती है। लास्ट एपिसोड में हमें पता नहीं था कि सिल्जा ने मार्था के कपड़े क्यों मांगे थे। इस सीन में उसने वही कपड़े यहाँ पे पहने हुए हैं। उसी जंगल में बार्थोस जा रहा होता है तो उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। बार्थोस आवाज देता है तो पता चलता है कि वहाँ सिल्जा है। सिल्जा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है बार्थोस को। बार्थोस भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। शायद फ्यूचर में इनका कुछ हो। फिर हमें फिर से 2021 का सीन दिखाया जाता है जहां पर जोनस और क्लोडिया गॉड पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंट करके एक पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स वो नाकामयाब होते हैं। उसके बाद क्लोडिया जोनस को बताती है कि हम कल से न्यू सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। जोनस बहुत ही ज्यादा हताश है। बेसिकली बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है और गॉड पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्हें कुछ भी कंक्लूड नहीं हो रहा। जोनस क्लोडिया को बताता है कि मैं और कुछ नहीं करना चाहता। जोनस वहां से अपने घर जाता है
वो अपने फादर के वर्कशॉप में जाता है जहां पर उन्होंने सुसाइड किया था। जोनस के फादर माइकल खानवाड़ ने जिस जगह पे सुसाइड करा था उसी जगह पे वो भी रस्सी से लटक के सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी वहां पे नोवा आ जाता है और रस्सी काट देता है। नोवा जोनस को कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, एडम ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि एपोक्लिप्स होना जरूरी है जिसकी वजह से हम बच जाएंगे। नोवा जोनस को एक लोडेड गन देता है। जोनस उस गन को अपने सर पे रख के ट्रिगर चलाता है, पर कई बार ट्रिगर चलाने के बाद भी गोली नहीं चलती। फिर नोवा उसे गन चलाकर दिखाता है कि गन में कुछ गड़बड़ी नहीं है। फिर नोवा जोनस को बताता है कि तुम अपने आप को नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारा ओल्डर वर्जन एग्जिस्ट करता है, टाइम तुम्हें मरने की इजाजत नहीं देता। फिर नोवा उसे बताता है कि एलिजाबेथ और मैंने केव के अंदर का पैसेज ढूंढ लिया है। फिर नोवा केव के अंदर जोनस को लेके जाता है जहां पर वो पैसेज है। पैसेज के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जहां पर एलिजाबेथ और नोवा ने वो पैसेज खोल दिया था वो फिर से कंस्ट्रक्ट हो चुका है, पर नोवा जोनस को बताता है कि ये फिर से खुल जाएगा। फिर हमें पास में लेके जाया जाता है जहां पर टाइमलाइन है 1904 की, जहां पर बार्तोस और सिल्जा की शादी हो चुकी है। इस सीन में सिल्जा अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। फिर हमें बहुत ही बड़ा सरप्राइज यहाँ पे दिया जाता है। सिल्जा बताती है कि वो अपने बेटे का नाम हानो रखेगी। आपको पता ही होगा हानो नोवा का नाम था, इसका मतलब नोवा बार्तोस और सिल्जा का बेटा है। फिर हमें 1974 का बंकर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एजी थनोस कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब तक हमें पता नहीं है कि एजी थनोस उस बंकर के बारे में कैसे जानता है, क्योंकि पहले कभी भी उसे बंकर के अंदर नहीं देखा गया। एजी थनोस वहां पर कोई मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो मशीन वो 1974 को बनाना स्टार्ट करता है और वही मशीन बनकर कंप्लीट होती है 1986 में। मतलब उसे 12 साल लग गए एक मशीन को बनाने में। हमें आगे पता चलेगा कि वो मशीन क्या काम करती है। फिर हमें 2040 का सीन दिखाया जाता है। जोनस ने सुसाइड करने की कोशिश करी। उस सीन के बाद 19 साल गुजर चुके हैं जहां पर न्यूक्लियर प्लांट के अंदर क्लोडिया अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखती है। उसकी हेल्प के लिए नोवा और जोनस उसी के साथ होते हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है और अनस्टेबलाइज्ड डार्क मैटर फॉर्म होता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जोनस नोवा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये क्यों नहीं काम कर रहा। नोवा उसे बताता है कि शायद क्लोडिया नहीं चाहती कि ये काम करे। बेसिकली नोवा को क्लोडिया के ऊपर शक है। फिर हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो कि नोवा को अंदर आने को कहती है। इस टाइमलाइन तक नोवा और एलिजाबेथ की शादी हो चुकी है और एलिजाबेथ यहाँ पर प्रेग्नेंट है। जाते जाते नोवा जोनस को कहता है कि हमें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर क्लोडिया की बात कर रहा है। फिर हमें क्लोडिया और दूसरे वर्ल्ड की क्लोडिया को दिखाया जाता है। दूसरे वर्ल्ड की क्लोडिया इतने सालों के बाद भी उसे बता रही है कि उसे क्या करना चाहिए। क्लोडिया को दूसरे वर्ल्ड की क्लोडिया की बातों से पता चलता है कि वो इतने सालों से उसे धोखा दे रही थी। फिर क्लोडिया अपनी गन निकाल के उसे शूट कर देती है और फिर क्लोडिया उसका डायमेंशनल ट्रैवलिंग का डिवाइस ले लेती है। क्लोडिया दूसरे वर्ल्ड की क्लोडिया जैसे अपना भेस बदल लेती है और डायमेंशनल ट्रैवलिंग करके वो एवा के ऑफिस जाती है जहां पर उसे 2053 की मार्था मिलती है और क्लोडिया उसे कहती है कि क्लोडिया नहीं आ सकी। नोवा उसके ऊपर नजर रख रहा था। 2053 की मार्था को समझ में ही नहीं आता कि ये क्लोडिया वो क्लोडिया नहीं है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि 2053 की मार्था उसे एक ब्लूप्रिंट देती है। इस ब्लूप्रिंट को हमने पहले भी देखा हुआ है सीजन 2 में। इसी ब्लूप्रिंट को ओल्डर वर्जन ऑफ क्लोडिया एजी थनोस को देती है टाइम मशीन बनाने के लिए। यहाँ पर मार्था उसे वो ब्लूप्रिंट देकर कहती है कि क्लोडिया को ये ब्लूप्रिंट एजी थनोस को देना ही होगा ताकि सब कुछ रिपीट हो सके। फिर हमें पहले वाले वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइमलाइन है 1910 का, जहां पर सिल्जा एक बच्ची को जन्म देती है और जन्म देते वक्त सिल्जा की मौत हो जाती है। जिस औरत ने सिल्जा की डिलीवरी कराई वो बार्तोस को बताती है कि सिल्जा चाहती थी कि इसका नाम इग्नस हो। फिर हमें फिर से 1940 का सीन दिखाया जाता है जहां पर नोवा और एलिजाबेथ घर के बाहर बातें कर रहे हैं। फिर वहीं पर शार्लेट और फ्यूचर वर्जन ऑफ एलिजाबेथ आती है। एपिसोड नंबर 5 में एडम ने उन्हें कहीं पे टाइम ट्रैवल कराया था, पर वहां पर कंफर्म नहीं था कि उन्हें कहां पर टाइम ट्रैवल कराया गया है, जहां वो दोनों नोवा और एलिजाबेथ की बच्ची शार्लेट को चुरा के भाग जाते हैं। फिर आगे चल के वो दोनों बच्ची को एजी थनोस को सौंप देंगे।
नोआ और एलिजाबेथ अपने घर में वापस आते हैं, देखते हैं कि उनकी बच्ची गायब है। वो वहां से डायरेक्टली जाता है जोनस के पास और उसे पूछता है कि शार्लेट कहाँ पे है। शायद यहाँ पर जोनस को पता है कि शार्लेट पास्ट में सेफ है, तभी भी जोनस नोआ को बताता नहीं है। फिर बाद में नोआ एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो शार्लेट को वापस लाएगा। फिर हमें बंकर का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइमलाइन है 1986 की, जहां पर एज थानोस अपने अनआइडेंटिफाइड मशीन को चालू करता है। फिर हमें लेके जाया जाता है पास्ट में, जहां पर टाइमलाइन है 1911 की, जहां पर हमें थानोस मशीन फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहां पर बार्थोस गाड़ी रिपेयर कर रहा है। वहीं पर हैना आ जाती है। आपको बता दूं कि जब लास्ट टाइम में हैना को दिखाया गया था, तब हैना इगोन टाइडमैन को छोड़ के चली जाती है। उस वक्त हैना प्रेग्नेंट होती है। अभी इस सीन में हैना के साथ एक छोटी बच्ची भी है। वो छोटी बच्ची और कोई नहीं, सिल्जा होती है, जो कि बार्थोस की वाइफ थी, जो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है। हैना बार्थोस को बताती है कि वो जोनस से मिलने आई है। बार्थोस हैना को बताता है कि टाइम ट्रैवलिंग की वजह से जोनस चेंज हो चुका है। फिर हमें जोनस को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से एडम बन चुका है। हैना जोनस को बताती है कि ये सिल्जा है, तुम्हारी सिस्टर। फिर जब हैना और सिल्जा सो रही होती है, एडम उनके कमरे में जाता है। एडम हैना को बताता है कि सिल्जा की ये जगह नहीं है, हर एक चीज अपने जगह पे होनी चाहिए। फिर एडम हैना का गला दबा के मार देता है। फिर वो सिल्जा को लेके चला जाता है। आगे सिल्जा बड़ी होके 2053 में ट्रैवल करेगी और फिर से पास में ट्रैवल करेगी ताकि उसके बार्थोस के साथ बच्चे हो। फिर हमें 9 साल आगे लेके जाया जाता है, जहां पर टाइमलाइन है 1920 की। यहाँ पर एक बार में नोआ आता है। इसका मतलब नोआ ने सक्सेसफुली पास में ट्रैवल कर लिया है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये औरत वही है जिसने सिल्जा की डिलीवरी कराई। आगे के सीन में नोआ एडम से मिलता है। एडम उसे 2040 में हुए उनकी बात को याद दिलाता है। उसे बताता है कि तुम सही थे, क्लोडिया ने हमसे झूठ कहा था। फिर एडम नोआ को बताता है कि उसे डायरी के मिसिंग पेजेस ढूंढने होंगे, जो कि क्लोडिया के पास है, और उसके बाद ही तुम्हें अपना पैराडाइज मिलेगा। और उसे एक बाइबल देके कहता है कि हेल्गे तुम्हें हेल्प करेगा, जैसे कि हमें सीजन 2 में दिखाया गया है। कार्नोलॉजिकली आप अगर इस सीन को उस सीन्स में रखो तो आप एक परफेक्ट सीरीज देखोगे। आगे भी हमें ऐसे ही सीन्स दिखाए जाते हैं। फिर हमें लेके जाया जाता है 2052 में, यहाँ पर क्लोडिया जोनस को बताती है कि डार्क मैटर स्टेबलाइज हो चुका है, पर यहाँ पर तुम्हारे यंगर वर्जन के साथ तुम्हें वही करना होगा जो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे ओल्डर वर्जन ने किया था। फिर क्लोडिया उसे बताती है कि एजी थानोस उस एपेरेटस टाइम मशीन को ठीक करेगा और उसे वही किताब देती है जो कि जोनस एजी थानोस को सीजन 2 में देगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डायरी के मिसिंग पेजेस और किसी ने नहीं, खुद क्लोडिया ने ही फाड़े थे। फिर हमें सीजन 1 और सीजन 2 के कई सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि आगे होते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है दूसरे वर्ल्ड का सीन, जहां बार्थोस मार्था को लेकर एवा के पास आता है। एवा मार्था के ऊपर नाइफ से हमला करती है और उसके फेस के ऊपर एक बड़ा सा कट लगा देती है, ताकि उसे लाइफ टाइम तक याद रह सके कि वो कौन से साइड होनी चाहिए। फिर हमें पिछले एपिसोड का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर एडम अनस्टेबलाइज्ड डार्क मैटर से मार्था को मार देता है। उसके बाद वहीं पे क्लोडिया आ जाती है और होता है इस एपिसोड का अंत। आगे वाली लास्ट एपिसोड को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।